नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश भर में क्या हुआ है आज दिन भर, उन तमाम खबरों के साथ देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन आज देश भर की निगाह थी पटना पर, क्योंकि यहां महागठबंधन की महारैली थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक मंच पर पहली बार एक साथ दिखाई दिए। इस मौके पर लालू यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। दो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। ये जो लोग आए हैं मोदी को बताने आए हैं कि हमको बोलते हो जंगली हैं। पटना में एक तथाकथित स्वाभिमान रैली हुई है। ये स्वाभिमान रैली नहीं थी, ये बिहार के अपमान की रैली थी। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। आप मंडल राज 2 की बात करते हैं। लालू जी, पहले मंडल राज 1 का हिसाब दीजिए। पिछड़ों, अति पिछड़ों के सम्मान के लिए भाजपा ने बहुत सक्रिय लड़ाई लड़ी है और उनको सम्मान दिया है, उनके विकास का काम किया है। आपने क्या किया ये बताइए। सुशील मोदी क्या बोलता कि जब से लालू यादव आए हैं कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। कहां इशारा कर रहा है? यदुवंशियों पर इशारा कर रहा है। भैंस चराने वाला पर संदेह कर रहा है, इसलिए फैसला ले लो। बिहार में किडनैपिंग बढ़ी है 39%, बिहार में रेप बढ़ा है 22%, बिहार में रोड डकैती बढ़ी है 38%, बिहार में रोड रॉबरी बढ़ी है 25%। ये सारे ऑफिशियल डेटा हैं बिहार के। और जब से लालू जी के साथ गए हैं, कौन चंदन है उसके आगे कौन भुजंग लटका हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और इसी महागठबंधन की महारैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोग पैदा हुए, वहां के लोगों के डीएनए पर पीएम मोदी सवाल उठा रहे हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाली धरती, भगवान महावीर की धरती, किनकी धरती? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। चाणक्य ने यहां से अर्थशास्त्र लिखा, आर्यभट्ट ने खगोल विद्या की रचना की, दुनिया को शून्य दिया। ये वो बिहार है और इसका डीएनए खराब, डीएनए खराब। हमारा डीएनए वही है जो हर बिहारी का डीएनए है, हमारा कोई अलग से डीएनए नहीं है। और बिहार के नेताओं के साथ पहली बार एक मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दिखाई दी। उन्होंने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना दिखाकर उन्होंने लोगों से झूठा वायदा किया। जिन्होंने अपना 56 इंच का सीना दिखाकर देश की जनता से इतने सारे झूठे और खोखले वादे किए, और आज आपसे जो वादे किए जा रहे हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो जहां पटना से पीएम मोदी के विरोधी उन पर निशाना साध रहे थे, वहीं रेडियो के जरिए पीएम मोदी अपनी मन की बात देशवासियों से कर रहे थे। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल समेत कई मसलों पर दिल की बात कार्यक्रम में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री के मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर विवाद चल रहा है और इस सिलसिले में सरकार का मन खुला है। पीएम ने ऐलान किया है कि वो किसानों के हित के लिए कोई भी सुझाव मानने को तैयार है।
पीएम मोदी के मुताबिक भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार की बात राज्यों की तरफ से आई थी, मगर उसे लेकर काफी भ्रम फैलाए गए और किसानों को भी भ्रमित कर दिया गया। उनके मुताबिक सरकार अब भूमि अधिग्रहण बिल पर नया अध्यादेश नहीं लाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि 13 बिंदुओं को नियमों के तहत लाकर आज से ही लागू किया जा रहा है। किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं, ताकि किसानों को नुकसान न हो, आर्थिक हानि न हो। और इसलिए जिन 13 बिंदुओं को लागू करना पहले के कानून में बाकी था, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आज इस्लाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि सूफी परंपरा प्रेम और उदारता सिखाती है, लेकिन आज के समय में इस्लाम को सही स्वरूप में, सही मायनों में जमाने तक पहुंचाने की जरूरत है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि साइंस के क्षेत्र में भारत शानदार काम कर रहा है। उन्होंने सभी नौजवानों को साइंस में दिलचस्पी लेकर शैक्षिक संस्थानों के छात्रों को प्रेरित करने की बात कही। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि वो पिछले दिनों सूफी परंपरा के लोगों से मिले और उनकी बातें सुनकर उन्हें अच्छा लगा। पीएम के मुताबिक उन्हें विश्वास है कि प्रेम और उदारता से जुड़ी सूफी परंपरा का संदेश वो दूर दूर तक पहुँचाएंगे। दुनिया को इस्लाम के सही स्वरूप को सही रूप में पहुंचाना सबसे अधिक आवश्यक हो गया है। मुझे विश्वास है कि सूफी परंपरा जो प्रेम से जुड़ा हुआ है, उदारता से जुड़ा हुआ है, वे इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, जो मानव जात के लाभ करेगा, इस्लाम का भी लाभ करेगा। और अब बात हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस की, जिस मामले में पुलिस ने आरोपियों संजीव खन्ना और श्याम को लेकर वो रायगढ़ के पेड़ जंगल में पहुंची, जहां पर इस पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। ये जानने की कोशिश की गई कि उस दिन आखिर क्या क्या, कब और कैसे हुआ। शीना मर्डर के 2 आरोपियों इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को लेकर मुंबई पुलिस रायगढ़ पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने रास्ते में उस पेट्रोल पंप पर भी पूछताछ की, जहां रुककर इन लोगों ने कार में तेल भरवाया था। इस बीच आईबिन 7 उस शख्स तक भी पहुंचा जिसने सबसे पहले जंगल में अवशेष और जला हुआ बैग देखे थे और फिर पुलिस को इसकी खबर दी थी। मेरे को एक शेव मिला, दिखा, वो पूरा उसके सापला था, उसके ऊपर हड्डियाँ खाली थी और चमड़ी बुमड़ी कुछ नहीं थी। वो देख के मैं घबरा गया और घर पे आया और पुलिस को मैं फोन किया। वर्षा दूर क्षेत्र में पुलिस से उनको फोन किया। और अब आपको बताएंगे इंद्राणी ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए किस तरह से प्लानिंग की, संजीव और अपने ड्राइवर का किस तरह से इस वारदात के लिए इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को संजीव खन्ना दोपहर तकरीबन 1:45 बजे फ्लाइट के जरिए कोलकाता से मुंबई पहुंचा और कैब लेकर हिलटॉप होटल गया। इसके बाद इंद्राणी और संजीव के बीच फोन पर कत्ल की योजना पर बात की गई। शाम को 6 बजे इंद्राणी और श्याम ने संजीव खन्ना को हिलटॉप होटल से पिक किया और इसके बाद उन्होंने शाम करीब 7 बजे शीना को नेशनल कॉलेज से उठाया। रात तकरीबन 8:30 बजे श्याम ने बहाने से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कार रोकी और संजीव ने शीना का गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने वर्ली में पीटर के बंगले के गैराज में कार खड़ी कर दी। तड़के 2:45 बजे तीनों लोग रायगढ़ के लिए निकल गए और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। इंद्राणी कार में बैठी रही जबकि श्याम ने शव पर पेट्रोल डाला और संजीव ने आग लगाई। सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये लोग मुंबई लौट आए और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल गए। दिल्ली एम्स MBBS गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के संदिग्ध मौत के बाद अब उनके परिचितों में सदमे का माहौल है। ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किस वजह से 18 साल की इस लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक एम्स में MBBS की छात्रा खुशबू चौधरी ने शनिवार देर रात फांसी पर लटककर खुदकुशी कर ली। वो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक साथी लड़कियों ने खुशबू का शव 2:50 पर देखा। इसके बाद एम्स प्रबंधन को इसकी खबर दी गई। फिर पुलिस आई, खुशबू का शव एम्स इमरजेंसी में ले जाया गया। पुलिस ने खुशबू का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। पूछताछ में खुशबू की दोस्तों ने बताया है कि मौत से पहले वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। पुलिस के मुताबिक खुशबू राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली थी और वो 10 जुलाई 2015 को ही एम्स हॉस्टल में रहने आई थी। उधर एम्स प्रशासन ने रैगिंग या रहने में किसी तरह की दिक्कत से इनकार किया है। अभी तक जो हमारे पास मैंने जो रिपोर्ट्स देखा हूँ, फैकल्टी हैज रिकॉर्डेड कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड देयर इज नो इश्यूज दैट हैव बीन फ्लैग्ड। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। आरोप इन पर अपनी नौकरानी के साथ मारपीट का लगा है।
ये है सोनी। इस लड़की ने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। कांबली और एंड्रिया पर आरोप है कि इन्होंने तनख्वाह मांगने पर सोनी के साथ मारपीट की और उसे 3 दिन तक कमरे में बंधक बनाकर भी रखा। सोनी का आरोप है कि वो पिछले 2 साल से कांबली के घर काम कर रही है और उसे तनख्वाह नहीं दी गई। सोनी के मुताबिक वो उनके बच्चों को संभालती थी, मगर कभी उसे तनख्वाह नहीं मिली। उसके मुताबिक एक बार तो उसने तंग आकर कीटनाशक भी पी लिया था। मेरे को मारा भी वो लोग ने, थप्पड़ मारा मेरे को। विनोद कांबले ने ड्रिंक किया हुआ था, मेरे को रात भर उठा के बोलता था मेरे को ड्रिंक लाके दो, ये लाके दो। मैं दिन रात काम करती थी, रात को लड़की को संभालती थी। मेरा नाम का दुरुपयोग करती है। मेरे जो मित्र हैं जो उनसे मिले हैं मेरे शादी के टाइम भी, उनसे पैसे जाके मांग रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनके बिजली के बिल बकाया थे। दरअसल मुख्यमंत्री ने अब इन बिजली के बिलों में कुछ छूट देने की भी योजना बनाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो 1 घंटे से ज़्यादा बिजली कंपनियां बिजली कटौती करेगी उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली वालों को बिजली कटौती से मुक्ति मिल सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर किसी इलाके में 1 घंटे से ज्यादा बिजली काटी गई तो वहां बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने छूट योजना के तहत बिजली चोरी, बढ़े हुए बिजली बिल, दुरुपयोग और दूसरी समस्या से जुड़ी शिकायतों के निपटारे का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी वालों से बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए सिर्फ 250 रुपए महीना लिया जाएगा। साथ ही बकाया राशि को वो 6 से ज्यादा किश्तों में भुगतान कर पाएंगे। कि अगर किसी इलाके के अंदर 1 घंटे से ज्यादा बिजली जाएगी तो वहां पे उस बिजली कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि बिजली कंपनी की जिम्मेदारी है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जहां जनता से मुखातिब थे, वहीं पर कांग्रेस ने इनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया है। दरअसल प्याज की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन था। ऐसे में थाली पीटकर कांग्रेसियों ने अपनी आवाज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाने की कोशिश की। थाली पीट कर ये प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर थाली पीट रहे हैं। उनका कहना है कि प्याज की बढ़ी कीमतें और महंगाई पर सरकार के कान खोलने के लिए थालियां पीटी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई काबू करने में दिल्ली और केंद्र दोनों सरकारें नाकाम साबित हो रही है। केजरीवाल को सिवाय अपना फोटो खिंचवाने के, लोगों को गुमराह करने का और पब्लिसिटी कैसे होगी, इसके अलावा दिल्ली के लोगों का कोई नहीं। उनकी थाली खाली है और थाली बज रहा है, न दाल है, न प्याज है, न सब्जी है। महंगाई इस पर तर्जुमा पर है। पाटीदार समाज के लोगों के लिए ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन गुजरात में खड़ा हुआ। उनके नेता हार्दिक पटेल अब गुजरात से देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां उनकी कोशिश है कि देश में अलग अलग राज्यों में ओबीसी के तहत आरक्षण की चाह रखने वाले संगठनों को एकजुट किया जाए, एक मंच पर लाया जाए। दिल्ली में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हार्दिक पटेल ने बार बार यही कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सभी पार्टियों से पाटीदार समाज के नेता उनके मंच पर आते रहे हैं। हार्दिक ने पटेल समाज के लोगों के खराब आर्थिक हालात की दलील देकर ओबीसी कोटे में आरक्षण की जरूरत बताई। हार्दिक के मुताबिक पटेल समुदाय के किसान खुदकुशी कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। आंदोलन को देशव्यापी बनाने का खाका खींचते हुए उन्होंने बताया कि गुज्जर और जाट समुदाय के लोग उनके साथ आने को तैयार है। हार्दिक पटेल ने गुजरात में उनके आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। गुजरात में मान लो अभी आंदोलन चलने वाला है, 100 मीटर की दौड़ तो है नहीं, मैराथन है, तो 1-2 साल तो चलेंगे। तो उसी दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है हमें दिल्ली से ये मसल पावर समुदाय की, तो यहाँ से वो लोग हमें पूरा सहकार देंगे। जब जरूरत पड़ेगी हाईवे ब्लॉक करवा देंगे। हार्दिक पटेल आरक्षण की मांग को लेकर अब दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन पहले से ही दिल्ली में एक और बड़ा आंदोलन पूर्व सैनिकों का लगातार जारी है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के सरकार चाहे जितने भी आश्वासन दे, लेकिन अभी भी अड़िग हैं पूर्व सैनिक अपनी मांग को लेकर के। एक के बाद एक लोग अनशन से और जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में 2 पूर्व सैनिकों की तबीयत भी खराब हो गई है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
2 महीने से ज्यादा बीत गए इन लोगों को धरने पर बैठे, मगर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी होती नहीं दिख रही। कुछ सैनिक भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। इस बीच आज एक और पूर्व सैनिक की तबीयत खराब होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि भले ही बार बार अस्पताल जाना पड़े, मगर वो तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या आप हॉस्पिटल में चलो, हम उधर गए लेकिन हम चेक करवा के आ गए। हमने कोई ड्रिप नहीं लिया, कुछ नहीं, टीका नहीं लिया, गोली नहीं लिया, लेकिन हम वैसे वापस इधर आ गए कि जितनी देर हमारा आरोपी का लेटर हमारे हाथ में नहीं आ जाता उतनी देर हम इधर मरना पर बैठे रहेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जहां नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, वहीं समाज के कुछ वर्ग का पूर्व सैनिकों को बड़ा समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में आज बाइकर्स ग्रुप भी पूर्व सैनिकों के समर्थन में उतरा और उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस देश का नारा जय जवान जय किसान है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आज वो लोग भीख मांगने पे क्यों उतर आए हैं? किसान और जवान दोनों, जो देश की इतनी बड़ी शक्ति है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलना चाहिए, नियम कानून कायदे जो वक्त की दरकार है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पुरानी परंपराओं में अटके हुए हैं। उत्तराखंड में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने भी आई है। उत्तराखंड के चंपावत में 2 गुटों में आपस में पत्थरबाजी हुई है। भले ही खून से दोनों के माथे लहूलुहान थे, लेकिन परंपरा अभी भी निभाई जा रही है। खास बात यह भी है कि तमाम पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के सामने ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। सैकड़ों लोगों की भीड़ और 2 गुटों के बीच होती पत्थरबाजी। ये तस्वीर है उत्तराखंड के चंपावत की। यहाँ रक्षाबंधन के मौके पर देवीधुरा मंदिर के सामने ये पत्थरमार युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध का लुत्फ खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत उठा रहे हैं। इस युद्ध में कई लोग जख्मी भी होते हैं, मगर किसी को इस बात की न तो तकलीफ होती है और न ही शिकायत। इस युद्ध को बग्वाल का नाम दिया गया है, जिसके लिए इन योद्धाओं को खास तैयारी करनी पड़ती है। खान पान की शुद्धता के साथ साफ कपड़े पहनकर रिंगाल की ढाल लेकर ये युद्ध लड़ा जाता है। इस खास युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक देवीधुरा पहुंचते हैं। बड़े जोश के साथ नीचे से पैदल आगे 5-6 किलोमीटर से पैदल आते हुए हमारी पूरी लमगड़िया खाम से खेलते हैं और पूरे उत्साह के साथ खेलते हैं। रक्षाबंधन के, आषाढ़ी के महीने के और हमारे जो है इस बग्वाल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और हर खाम के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।